सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, रवि दहिया, ये कुश्ती की दुनिया के वो नाम हैं जिन्होंने भारत में कुश्ती के खेल को एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन आज दोस्तों, भले ही देश में कुश्ती को और इसके खिलाड़ियों को बहुत सम्मान दिया जाता हो, लेकिन एक वक्त तक इस खेल को कोई जानता तक नहीं था। बाकी खेलों की तरह यह खेल कोई अंग्रेजों के जमाने में या फिर किसी राजा महाराजा के समय शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये तो दुनिया का सबसे पुराना खेल है। इस खेल का इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा है। तो चलिए आज बिना देरी किए जानते हैं कुश्ती के महाभारत से लेकर ओलंपिक तक के सफर को, और जानते हैं कि कैसे मिली इस खेल को इतनी पहचान। आज कुश्ती को पूरी दुनिया में लोगों के मनोरंजन के लिए खेला जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे कि दो लोगों द्वारा खेला जाता है। इस खेल में खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को जमीन को छूने के लिए मजबूर करना होता है और उसे इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा समय तक रखना होता है। इसके लिए जमीन पर कारपेट बिछाया जाता है। वैसे रिंग वगैरह में होने वाली कुश्ती में पहले से ही वहां पर जगह बनी होती है, वहीं पर कुश्ती करवाई जाती है। आज भले ही लोगों के मनोरंजन का जरिया हो और हर कोई इसे समझता हो, लेकिन पहले इसके बारे में कोई जानता तक नहीं था। इसकी शुरुआत तो बस एक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज के रूप में हुई थी। लोग अपने आप को फिट रखने के लिए कसरत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया करते थे, जबकि भारत में कुश्ती प्राचीन काल से चली आ रही है। इससे जुड़ी कई कहानियां रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्यों में मिल जाएंगी। वहीं भारत के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुश्ती हकीकत में महाभारत के काल में सामने आई थी। महाभारत में 5 पांडव भाइयों में से दूसरे नंबर पर पांडव पुत्र भीम को महाभारत में सबसे बलशाली व्यक्ति माना जाता था और वे कुशल पहलवान के रूप में मशहूर थे। इसके साथ ही इसको दुनिया के कई देशों में भी खेला जाता था। यहाँ तक कि एंशिएंट इजिप्ट में कुश्ती के कई हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल निशान भी मौजूद हैं। उनमें बेनी हसन की कब्रों में ऐसी कई इमेजेस मिली हैं जो कि रेसलर्स के 400 पेयर्स को दिखाती हैं। वहीं अगर हम ग्रीक्स यानी कि यूनानियों की बात करें तो इनके लिए रेसलिंग एक साइंस और एक डिवाइन आर्ट कला थी। यहाँ तक कि ग्रीक के मिलन ऑफ क्रोटन भी काफी फेमस पहलवान थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेड़ को हाथ से चीर देते थे। हालांकि ये पहले से दुनिया में खेली जा रही थी, लेकिन कभी ये खुलकर सामने नहीं आई थी। पूरी दुनिया में कुश्ती साल 1830 में सामने आई थी, जब पहली बार पहलवानों ने अपना टैलेंट दिखाने और अपनी टीम बनाने के लिए यूरोप का सफर तय किया था। इसके बाद कुछ समय बाद ही भारत को भी अपना पहला कुश्ती पहलवान मिला था। आपको बता दें कि भारत के पहले कुश्ती सुपरस्टार गुलाम मोहम्मद बख्श थे, जिन्हें गामा पहलवान या ग्रेट गामा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि गामा को उनके चाचा इदा ने कुश्ती में उतारा था, जो खुद एक पहलवान थे। ऐसा माना जाता है कि गामा पहलवान ने सिर्फ 10 साल की उम्र में पहली कुश्ती लड़ी थी और तब उन्होंने स्ट्रॉन्गमैन प्रतियोगिता को जीता था। इसके बाद ही उन्होंने एक पहलवान के रूप में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। भले ही गामा पहलवान कुश्ती में अच्छे लोगों को मात देते हो, लेकिन आपको बता दें कि उनकी जो हाइट थी वो बहुत कम थी। उन दिनों में छोटे कद के गामा पहलवान का नाम काफी चर्चा में था। गामा पहलवान का सबसे बेहतरीन पल साल 1910 में आया था, जब वो जॉन बुल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। लेकिन वहां पर उनको कम हाइट होने की वजह से उन्हें चैंपियनशिप में नियमानुसार हिस्सा नहीं लेने दिया गया था, और तब गामा पहलवान ने खुली चुनौती दी कि वो किसी भी पहलवान को हरा सकते हैं। उस समय उनके इस चैलेंज को उस समय के एक फेमस अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने एक्सेप्ट किया था, और तब भारतीय पहलवान ने उन्हें 2 बार हराकर जवाब दे दिया था। वहीं इस चैंपियनशिप में अगले दिन ही गामा का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन स्टैनिस्लास ज़बिस्को से हुआ था। 2 घंटे 35 मिनट की कुश्ती के बाद ज़बिस्को और गामा के बीच ये मुकाबला ड्रॉ हुआ था। लंदन दौरे पर गामा पहलवान ने कई जाने माने पहलवानों को धूल चटाई थी, और जब वो भारत लौटे तो उन्होंने मशहूर पहलवान रहीम सुल्तानी वाला को मात दी थी। इसके बाद उन्हें भारत के चैंपियन का ताज पहनाया गया। 1947 के बंटवारे के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान के लाहौर में बस गए। 1960 में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि अपने लगभग 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं हारा था। बंटवारे के बाद भले ही भारत से कुश्ती का महान सितारा पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में एक दूसरे पहलवान का दौर आया। आज़ादी के बाद साल 1948 में महाराष्ट्र के रहने वाले केडी जाधव ने लंदन ओलंपिक्स में डेब्यू किया था। कुश्ती के लिए पहचाने जाने वाले केडी जाधव ने हेलसिंकी में 1952 के समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 5 फुट 5 इंच की हाइट वाले इस पहलवान के पास ऐसे दांव थे जिसमें फंसकर लंबे कद काठी वाले पहलवान पानी मांगते थे। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद ये भारत का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक पद था। इसके बाद तो केडी जाधव को फॉलो करते हुए भारतीय पहलवान धीरे धीरे
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाने लगे थे। केडी जाधव के बाद 1961 के एडिशन में उदय चंद वर्ल्ड चैंपियनशिप में 67 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे। इसके बाद साल 1967 में भारत के विशंबर सिंह ने नई दिल्ली में हो रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद दोस्तों एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में ऑर्गेनाइज्ड 1970 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों को पहले से भी ज्यादा सक्सेस मिली थी। इन खेलों में भारत एक सबसे सक्सेसफुल रेसलिंग टीम के रूप में उभरा था और भारत ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। दोस्तों इसके बाद भारतीय पहलवानों ने लगातार देश का नाम रोशन किया। साल 1962 में पहला एशियाड गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मारुति माने, गणपत अंधालकर और मालवा सिंह ने डिफरेंट कैटेगरीज में जीत का परचम लहराया था। दोस्तों भारत में इनके अलावा करतार सिंह, राजेंद्र सिंह और सतपाल सिंह कई ऐसे पहलवान हुए हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती को एक नई पहचान दी है। लेकिन इसके बाद इस पीढ़ी के पहलवानों के संन्यास लेने के बाद भारतीय कुश्ती काफी पीछे रह गई थी। इसके बाद कई सालों बाद भी भारत में कुश्ती को नई पहचान सुशील कुमार ने दी। उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस तरह सुशील कुमार ने काफी सालों में मेडल्स के सूखे को खत्म किया और उनकी वजह से एक बार फिर से भारत का नाम कुश्ती की वजह से सुर्खियों में छा गया। आपको बता दें कि सुशील कुमार 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे। उस दौरान उन्होंने 66 किलोग्राम फाइनल में रशियन ओलंपिक कमेटी की एलन गोगेव को हराया था। इसके साथ ही इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता था। भले ही सुशील कुमार ने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, लेकिन आपको बता दें कि युवा रेसलर सागर धनखड़ की मौत में नाम आने पर वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे और इन दिनों जमानत पर बाहर चल रहे हैं। सुशील कुमार के बाद टोक्यो 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत पदक हासिल किया, जबकि बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत में एक दौर तक सिर्फ लड़के कुश्ती में भाग लिया करते थे और महिलाएं इस खेल से दूर रहती थी। लेकिन साल 2006 में अलका तोमर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता और पूरे देश में महिलाओं में भी कुश्ती को फेमस कर दिया। आपको बता दें कि 1967 में विशंबर सिंह के सिल्वर मेडल के बाद ये भारत का पहला वर्ल्ड चैंपियन मेडल था। लेकिन फिर भी अलका तोमर के बड़े योगदान के बाद भी भारत में महिला कुश्ती इतनी फेमस नहीं हो पाई। लेकिन भारत में महिला कुश्ती को पहचान तब मिली जब नई दिल्ली में 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह उन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनकर इतिहास रचा, जबकि उनकी बहन बबीता फोगाट ने 51 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद भारत में महिला कुश्ती को काफी पहचान मिली और अगले दशक में गीता और बबीता फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीते। इसके बाद रियो 2016 में हुए समर ओलंपिक में भारत की साक्षी मलिक ने इतिहास रचा। 58 किलोग्राम में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इसके बाद विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती में सूरज की किरणों की तरह चमकी और एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खिताब जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और दुनिया में नंबर 1 बन गई। अक्टूबर 2021 में अंशु मलिक ने भारत का नाम रोशन किया। अंशु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी और वर्ल्ड मीट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। और अभी ना जाने आगे आने वाले समय में भारत के कितने पहलवान मेडल लाएंगे और दुनिया में भारतीय कुश्ती को एक नई पहचान देंगे। क्या आपने कभी ये खेल खेला है दोस्तों? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।